ये देखो हाथ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, इनकी वैल्यू करना पड़ेगी, ठीक है। इनकी वैल्यू जब तक नहीं करेंगे ना, वतन में बहुत बड़ी बड़ी बोल बच्चन कर लो, वतन में तरक्की तब तक नहीं होगी साला, जब तक हम इनकी किसानों की वैल्यू नहीं करेंगे। जय हिंद। सबकी दुकानें खत्म हो गई हो तो अब बात कर लें किसानों के ऊपर। किसान और फौजी, हिंदू मुस्लिम, ये तीन बड़े मुद्दे हैं भारत में, है ना। वही वाले होते हैं, नेगेटिव से अच्छा पॉजिटिव तरफ देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सब पॉलिटिकल पार्टीज खेल रही हैं। हमने पहले भी कहा था कि सवाल नहीं, जवाब पर बात कीजिए। ऑल टाइम फेवरेट जो मैं हमेशा बोलते आया हूं वो ये है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी तरफ से जो सुझाव है, ऑब्जर्वेशन है, जो सॉल्यूशन है, जो मुझे लगता है अगर सरकार अडॉप्ट करेगी तो ये पूरा मुद्दा ही खत्म हो सकता है और बहुत सिंपल किया जा सकता है। देखिए, किसी के लिए सुरक्षित नहीं है ये। हर चीज आपकी इकोनॉमी पर असर डालेगी, आपकी जीडीपी पर असर डालेगी, आपके देश के अंदर के माहौल, बाहर की आपकी छवि पर जो है वो असर डालेगी। तो आइए सॉल्यूशन पे बात करते हैं। मुझे जो लगता है, मेरे सुझाव जो सॉल्यूशन है जो सरकार करे तो बहुत साधारण, बहुत सिंपल हो सकता है। जैसे एक तो ये है कि हम क्यों ना एक ऐसा स्टैंडर्ड ट्राई पार्टी जो अग्रीमेंट जिसको कहते हैं, वो ऐसा होता है कि किसान हो गई पहली पार्टी, दूसरी पार्टी हो गई कॉर्पोरेट कंपनी, तीसरा सरकार। अगर इसमें एक ट्राई पार्टी अग्रीमेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको डर रहेगा कि सरकार इसमें इन्वॉल्व है, तो लीगैलिटी वाला एक एंगल जो है वो किसानों की तरफ से इसको संभाला जा सकता है। अब जो आती है, जो एफपीओज हैं, वहां पर ये आती है कि जो ये ग्रुप्स रहेंगे, ठीक है, प्रोड्यूसर्स ग्रुप जो है फार्मर्स के, वो उनका एक ऐसा अग्रीमेंट सरकार तैयार करके उनको दे, एक ड्राफ्ट तैयार कर दे, जिसको हम सैंपल ड्राफ्टिंग बोलते हैं, वो तैयार कर दे। उसमें सिर्फ 2-3 जगह छोड़ दे। जैसे एक जगह ये है कि जो नाम रहेगा किसान का या एफपीओ का जो नाम रहेगा, वो किसान की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटर है उनका नाम जो रहेगा, जो फाइनल रेट होगा उसको खाली स्थान छोड़ दिया जाए। उसके बाद एड्रेस छोड़ दिया जाए। उसके बाद जो ऐसी जानकारी है जो कॉमन नहीं हो सकती है वो छोड़ दिया जाए और एक स्टैंडर्ड ड्राफ्ट तैयार कर दिया जाए। वो ड्राफ्ट जो है वो किसानों के पास पहले ही पहुंच जाए, और वो हिंदी भाषा में हो, राष्ट्रभाषा में हो, या फिर जो उनकी एक लोकल लैंग्वेज जो वहां के कोर्ट्स में चलती है, जो जहां पर भी चलती है, उसमें वो पढ़ पाए, समझ पाए, और एक एडवांस में उनको दे दिया जाए। और उसके बाद वो ये करें कि अग्री करें, डिसअग्री करें, वो बात किसान के ऊपर है, पहला ही है। लेकिन सरकार के इन्वॉल्व होने से ये, अगर सरकार चाहे ले कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहिबान जो हैं उनके थ्रू, या बहुत सारे ऐसे फर्म्स हैं उनके थ्रू आप हायर कर सकते हैं, या फिर आज सरकार के पास इतना सरकार का ही सिस्टम है, उसमें से एक ड्राफ्टिंग तैयार करवा ली जाए कि ये ऐसा एक्ट में रहेगा, और उसमें जिम्मेदारी तय करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए जो ये लोग कॉर्पोरेट कंपनीज, अगर जो शर्तें हैं, जो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड पूरे देश के लिए होना चाहिए, और अगर उसमें गलतियां करते हैं तो इनके ऊपर 420 का मुकदमा चलना चाहिए, जो संबंधित कॉर्पोरेट लॉज हैं वो चलना चाहिए, और उसमें यह चीज क्लियर हो कि इनका लाइसेंस तक कैंसिल होना चाहिए। अगर ये इनमें दहशत होगी ना, तो जब दहशत होती है, ध्यान रखिएगा, डर से डिसिप्लिन आता है। जब दहशत होगी तो बाकायदा अच्छे से कायदे के साथ चीजें कॉर्पोरेट कंपनीज भी करेंगे, क्योंकि उनको भी उसमें लिखा जाना चाहिए कि अगर आप इसमें फोर्जरी और फ्रॉड में माने जाते हैं तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो। मेरा एक सुझाव यह है कि हम क्यों नहीं एक सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर क्यों नहीं बना सकते। हम कोई बहुत बड़ी लागत नहीं आती, 4-5 सर्वर लगते हैं, और पूरे किसानों को हम एक ऐसी प्रोसेस से जोड़ दें, सरकारी ऐसी प्रक्रिया से जोड़ दें कि जहां पर उनको लॉगिन पासवर्ड हो, सबको आता है। देखिए आज की डेट में मैक्सिमम में जो कंज्यूमर्स पढ़ रहा था, जो मोबाइल के हैं, सबके पास कहीं ना कहीं ऐसे हैं जहां पर इंटरनेट का वो उपयोग करते हैं। किसान भी करते हैं, नहीं करते तो उनके बच्चे उपयोग करते हैं, यूथ है, जो युवा जो रैलियों में है वो भी तो उपयोग करता है। उनको कैसे पता चला? ये इंटरनेट के ही माध्यम से। तो हम एक डेटा सेंटर बना सकते हैं, और उसमें ये चीज क्लियर होना चाहिए, किसी ना किसी को तो आपको अकाउंटेबल साबित करना पड़ेगा ना, कि अगर शिकायतें कुछ होती है, जो इनके डिस्प्यूट्स होते हैं, क्योंकि ये एक मुद्दा है, सबको ये लग रहा है कि कॉर्पोरेट्स हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, तो अगर ये मुद्दा होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, मतलब उस डिस्प्यूट को सॉल्व कौन करेगा। और अगर उसकी टाइम लिमिट होगी, जैसे 30 दिन हो गए, 45 दिन हो गए, अगर इससे बाहर होता है तो जो भी लोग इसके इंचार्ज थे उनकी जिम्मेदारी क्या होगी। अगर नहीं करेंगे तो क्या उनके ऊपर भी कोई जुर्माना लगेगा, या क्या उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो जो भी इसका जिम्मेदार हो इस डेटा सेंटर का, या इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का, अकाउंटेबल आपको करना पड़ेगा। और जैसे ही आप करेंगे, इसको डेटा सेंटर सेंट्रलाइज बना देते हैं, अपना जो भी डिटेल है किसान उसमें चेक कर सकते हैं, और बहुत आसान हो सकता है। और डिजिटल इंडिया के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। मेरे भाइयों, आप लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है कि आप अगर अकेले हैं, मान लीजिए, ठीक है, अगर एक किसान है तो उसको कोई कॉर्पोरेट कंपनी या कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बेवकूफ बना सकती है। लेकिन जब ये मुट्ठी बन जाती है, मतलब जो एफपीओज है ना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जब ये एक समिति का रूप ले लेती है, जब एक संगठन का रूप ले लेती है, और आप, सरकार कह रही है कि 10,000 को तैयार करेगी, हम ये कहते हैं आप अपने स्तर पर, बहुत सिंपल है, जैसे कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जैसे सोसाइटी एक्ट होता है,
बहुत सारा साधारण सा है। सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत आप अगर 1100 किसानों की जैसा बनना है, 1100 किसानों की एक समिति, मतलब 4-5-6 गांव के मिल जाते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप 1100 किसान भी अगर मिलते हैं एक एफपीओ में, आप ज्यादा जितने जोड़ सकते हैं जोड़े, बहुत अच्छी बात है। तो किसकी दम होगी? कौन सा कॉर्पोरेट हाउस है, कौन सा बड़ा ग्रुप है, कौन सी बड़ी कंपनी जिसकी दम होगी? 1100 अगर हम बोलते हैं छोटे किसान की कैटेगरी में भी आते हैं, 2 हेक्टेयर जमीन है, मतलब कितना हो गया? 2200 हेक्टेयर जमीन, मतलब एक आप है तो 2 एकड़ आपकी कीमत है, आपकी मेहनत है, आपकी जो वहां पर वैल्यू है। और जब 1100 मिलते हैं अगर, तो कितनी हो गई? 2200 हेक्टेयर। 2200 हेक्टेयर जमीन का एक समिति है, कितनी बड़ी आपकी ताकत है। उनको आपकी जरूरत है, याद रखिएगा। कॉर्पोरेट्स को इकट्ठा माल चाहिए, उनको बड़े बड़े जो कंपनीज है उनको इकट्ठा माल चाहिए। अगर आप संगठित होते हैं, संगठन में बहुत बड़ी ताकत है, आप समिति एफपीओस पर काम करिए, इस पर रिसर्च करना बहुत जरूरी है। और हाँ, यहां पर बात आती है कि जब आप इकट्ठे हो जाते हैं कॉर्पोरेट्स, अगर उसके बाद भी कोई वो गड़बड़ करते हैं तो आप सरकार, राज्य सरकार की समिति एक्ट में या एफपीओस में जो है, आप एफपीओस के बारे में पढ़ें, उसमें आप रजिस्टर्ड है, तो कहीं ना कहीं आप उस सिस्टम का एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्सा बनते हैं। फिर आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे। अब यहां बात आती है, मान लीजिए इसके बाद भी किसी भी एफपीओ से दगा करती है कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है और कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी है, मैं आपको यह जुबान देता हूं, आज तक तो निभाई और आगे भी निभाऊंगा। मैं अपने किसान भाइयों को यह जुबान देता हूं कि आपका कोई भी एफपीओ है, आप जब बनाते हैं, एक समिति बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, और अगर उसके बाद कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी है, बड़े से बड़ा वकील है, आने दो, मैं आपकी तरफ से लड़ूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, ये मेरा वादा है। मैं किसी और की गारंटी नहीं लेता, मैं सरकार की गारंटी नहीं ले सकता हूं, मैं किसी की गारंटी नहीं। ये मैंने जिंदगी से सीखा है कि मैं अपनी खुद की जुबान की, खुद के चरित्र की, खुद की मेहनत की और खुद का जो कोशिश है मेरी, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। देखते हैं आने दो, कितना बड़ा वकील क्या है। ध्यान रखिएगा, अगर 1100 की समिति है, मतलब है आपका एक खुद का एक साम्राज्य है, होने तो उनका बहुत बड़ा साम्राज्य, आपके पास हल है जिससे आप जोतते हो। तो किसान जो है ना, अपनी पगड़ी वाली बात आ जाएगी, और जब पगड़ी की बात आएगी, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, यह जुबान दे सकता हूं, इतना आज की डेट में जुबान दे सकता हूं। और अभी तक तो वादे नहीं तोड़े हैं, कोशिश पूरी करूंगा कि आपका साथ, अगर ऐसी कोई लड़ाई छिड़ती है, कानूनी लड़ाई, मैं आपका साथ जरूर दूंगा। ये तो किसानों की बात आ गई। अब आते हैं उन लोगों पर जिनका मैं हमेशा से फैन रहा हूं, यूथ जो है, युवा है। आज इतना बड़ा आपने माहौल कर दिया, इतना बड़ा एक आंदोलन खड़ा हो गया है। तो मैं ये कहता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं ना, आपके विरोध में जो बात करते हैं, नहीं, आप अगर हक की बात करते हैं और संविधान के दायरे में आप बात करते हैं, कोई दंगा नहीं करते हैं, आपको पूरा हक है, अधिकार है अपनी आवाज उठाने का। बदलाव बहुत जरूरी है। अगर देखिए बदलाव होगा, और बदलाव के दोनों पक्ष होते हैं, एक पक्ष अग्री करता है, एक नहीं करता है, हमें तो इसके सॉल्यूशन पे काम करना है। अब मैं यूथ को एक बात बोलना चाहता हूं, एफपीओस के बारे में पूरी जानकारी हासिल कीजिए। बहुत बड़ा आपके पास एक अस्त्र है, शस्त्र है आपके पास, वो मोबाइल जो है, इंटरनेट का माध्यम है। आप पूरे एफपीओस की जानकारी करिए। आप अपने पिताजी को, आपके जो भी आपके घर के बुजुर्ग हैं, जो किसान भाई हैं, जो आपके परिवार के हैं, आपके दोस्त हैं, आप नहीं भी करते हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनके लिए आप डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं जिस भी कंपनी से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी लीजिए। उसके बारे में आपको इंटरनेट पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर से लेके, डायरेक्टर से लेके, उनने कितने फ्रॉड किए हैं, अगर उनके ऊपर कोई केस है उसका पता चल सकता है। उनकी पूरी जानकारी आज की डेट में आपको भारत सरकार की वेबसाइट पर मिल सकती है। बहुत सारी प्राइवेट एजेंसी है जिनकी आपको उनकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, कंपनी इसकी मिल जाएगी, आरओसी को आप लिख सकते हैं, आप आरटीआई कर सकते हैं। हड़बड़ी में मत आइएगा। अकेले किसान का कॉन्ट्रैक्ट करने से बेहतर है आप अपने परिवार को बोलिए कि सब लोग मिलकर एफपीओस के माध्यम से, समितियों के माध्यम से आप कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है। उसके बाद आप जो भी अथॉरिटी आपको वादा दे रही, कोई ना कोई तो वादा देने आएगा ना, जो कॉन्ट्रैक्ट करने आएगा, आप वीडियो जरूर बनाइएगा, क्योंकि आपका वो वीडियो एविडेंस होगा। आपके जो भी डाउट है, जो भी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आता है, बनी बात है, वो बाद में मुकर सकता है कि हम तो एक एम्प्लॉय थे, नहीं, जो भी साइन करेगा कंपनी की तरफ से वो अथॉरिटी होती है, लीगल अथॉरिटी होती है, वो भी जिम्मेदार होगा। और अगर कुछ गड़बड़ करे तो उसी को जेल जाना पड़ेगा। और जब आदमी के ऊपर फंदा कानून का टंगता है ना, तो वो सबके सच और सबको ले आता है। तो इसमें जो कंपनी होगी जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उनकी रिसर्च करिए। आप युवा होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि आप छोटा कॉन्ट्रैक्ट करिए, सलाह दीजिए कि 1, 2, 3 साल का करिए, ट्रायल बेसिस पे कीजिए। सक्सेसफुल होता है तो उसके लालच में मत आइएगा, अपनी बुद्धि का उपयोग करिएगा, अपनी पूरी रिसर्च करिएगा, हस्ताक्षर करने के पहले 1000 बार सोचिएगा, और फिर उसके बाद मेहनत करके अपना जो आपका हक है, हक छीनने मत दीजिएगा किसी को। देखिए यूथ जो है ना, आप चुनौतियां या जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसमें आप ये सोचिए कि इसमें एक बहुत बड़ी फील्ड है। ऐसा नहीं है, मिडिलमैन जो होता है ना, जिसको बिचौलिया या जिसको अड़तिया कहते हैं, वो हर सिस्टम की जरूरत है। हर सिस्टम में रहे हैं, आज से नहीं रहे, बहुत सालों पहले से रहे हैं।
मतलब ये इसका इतिहास गवाह है यार। लेकिन जो आड़तियों के लिए, जो मिडिल मैन के लिए जो लोग गलत शब्दों का उपयोग करते हैं ना यार, मुझे लगता है क्यों कर रहे हो आप लोग ये सिस्टम कैसे? क्या किसी भी बिचौलिए ने, आड़तिए ने आपके सिर पे बंदूक रखी थी? क्या आप उनको उनके ही थ्रू फसल बेचे? यार ये कैसी बात करते हैं? उनका एक पूरा ड्यू प्रोसेस में, अब वो प्राइवेट में भी आएंगे और क्या बात करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हम इनको सिस्टम से हटा देंगे, आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं। कैसे हैं आप? अगर सत्ता के गलियारों में बात करो तो इन्हें पावर ब्रोकर्स कहा जाता है। अमेरिका, लंदन की आप बात करो, यूके की बात करो, और बाहर की जो सत्ताधीश होते हैं, जो सत्ता का पैटर्न होता है, वहां पे बात करो तो इनको लॉबिस्ट कहा जाता है। ये हर जगह होते हैं, ये सिस्टम का हिस्सा है। हाँ, इनको अगर चैनलाइज किया जाए, आप भी उसका एक सिस्टम का एक हिस्सा बन सकते हैं। आप अपनी मेहनत करते हैं, इनको सम्मान मिलना जरूरी है। अगर इसकी लाइसेंसिंग प्रोसेस हो जाए कि जो भी मिडिल मैन होंगे, चाहे वो प्राइवेट वाले हों चाहे गवर्नमेंट वाले हों, अगर उनकी लाइसेंसिंग बहुत अच्छी हो जाए, आपके पास उनका भी डेटा हो जाए, तो आप समझिए इसको कितना अच्छा वॉल्यूम बनाया जा सकता है। तो ये सरकार के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। और यूथ के लिए इसमें एक एंगल ये है कि अगर आप किसान नहीं है और आप इसको इस फील्ड में आपको अगर एक लॉबिस्ट के तौर पर अगर आपको एक कोई भी लीगल प्रोसेस, मतलब कानून के अंतर्गत अगर कोई काम करने का मौका मिलता है और आप अगर उसमें बिचौलिया, आप उसमें मीडिएटर बनते हैं, मिडिलमैन बनते हैं, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। सिस्टम को समझिए, आप कैसे किसानों की मदद कर सकते हैं, उनका हक ना मारा जाए, और जो कंपनियां हैं उनके भी बेहतर से बेहतर उनका जिसके लिए वो पैसा दे रहे हैं उनको प्रोडक्ट अच्छा मिले। बस ये 5-6 और बहुत इंपॉर्टेंट मेरे सॉल्यूशन है। मैंने इतना रिसर्च किया, जो भी पढ़ा था सरकार के लिए डायरेक्टली है, उसमें से ये है कि आप अपनी ताकत झोंक दीजिए, आप अपने एक एक कार्यकर्ता को झोंक दीजिए, आप उसको जमीनी स्तर पर, आपके चाहे वो सरपंच हो, चाहे आपके विधायक हो, चाहे आपके सांसद हो, चाहे आपके जो भी जिलाधिकारी हो, उनको आप देखिए। यहां पर पूरा मुद्दा जो है ना वो है कंफ्यूजन का। आप समझिए, यहां पर ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि सरकार विरोधी है, आप साबित कर दीजिए भाई। सवाल किया जा, सवाल का मतलब ये नहीं है कि दाग दे दिया गया, आपसे सवाल किया गया, आप सवाल का जवाब दीजिए, उनके डाउट्स क्लियर कर दीजिए कि जो मंडियां हैं वो बंद नहीं होंगी, जो किसान है उनका हक नहीं मारा जाएगा, जो कॉर्पोरेट कंपनीज है उनको उनका जो जिसके लिए वो पैसा डाल रहे हैं उनको वो मिलेगा। मेरे को कोई लेना देना नहीं कॉर्पोरेट कंपनीज और ये जो कॉर्पोरेट हाउसेज और जो भी बड़ी कंपनीज है। मैं ये बात कर रहा हूं, किसानों को डाउट है, जो बिचौलियां हैं उनको डाउट है, उनके डाउट्स आप क्लियर कर दीजिए। आपको उनको भरोसे में लेना पड़ेगा, और जैसे ही आपने उनके पूरे प्रश्नों के उत्तर दे दिए, उनको अग्री कर लिया, पूरा मुद्दा वहीं खत्म है। सबके झुंझुने वो छिन जाएंगे। अभी आपके ऊपर है, अगर आप फेल होते हैं तो आप फेल हुए, उनने सवाल किया, आप उत्तर दीजिए, खत्म कीजिए। सरकार के लिए जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती है ना, जो डिजिटल इंडिया के तहत आप एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। डिजिटल क्रांति हो सकती है कि हम बहुत सारी ऐसी सैटेलाइट्स की तैयारी की जाती है जहां से पूरा का पूरा मौसम बताया जा सकता है, जहां से फसलों की जमीन के अंदर की पूरी जानकारी दी जा सकती है। तो आप अगर ऐसा एक पूरा का पूरा एक सिस्टम बना देते हैं, किसानों की अगर मदद हो जाती है। आप सोचिए कि अगर वो एक एप्लीकेशन पर, क्यों नहीं हम ऐसी सेंसिंग टेक्नोलॉजी तैयार कर सकते हैं? भारत का ब्रेन क्यों विदेश जाता है, हम उनका उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसे ऐसे साइंटिस्ट हैं, ऐसे ऐसे यूथ हैं जो कंप्यूटर में मास्टर्स हैं, उनका उपयोग जरूर कीजिए। इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता है कि हम अगर एक पूरे सॉफ्टवेयर तैयार कर दें। किसान ने अपनी जमीन की फोटो या वीडियो लिया, उसने एक जगह अपलोड किया, वहां से एनालिस्ट होंगे, वो एनालिस्ट ये बता सकते हैं कि आपकी इस जमीन पर, या जो लोकल अथॉरिटी होगी वो सॉइल से पूरा का पूरा ये सिस्टम ऐसा तैयार कर दे कि आपके लिए ये फसल अच्छी है। और ये मालूम है मुझे, सिस्टम में बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन हम सैटेलाइट्स के माध्यम से वो सेंसिंग जो पूरी टेक्नोलॉजी होती है उसको अगर हम डेवलप करेंगे, इतनी बड़ी क्रांति आप ला सकते हैं कि पूरी दुनिया हमको फॉलो करके। क्योंकि याद रखें, जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, सिर्फ ब्रिटेन में सक्सेसफुल हुआ था, और वो भी इसलिए क्योंकि उनका $10 बिलियन की उनकी सब्सिडी होती है। हमारे इधर पैसे की हम बात नहीं करते, हम कंपैरिजन किसी से नहीं करते, उनसे क्या कर सकते हैं? वो 7-8 करोड़ की पॉपुलेशन वाले, अमेरिका 32 करोड़ की पॉपुलेशन वाला है, हम ये बात करते हैं। लेकिन जो हमारी खोपड़ी है ना हिंदुस्तान की, हमारा हौसला, हमारे युवाओं का, हमारे इधर का जो दिमाग है यार, हम चाहते हैं कि इस देश के उन युवाओं का मस्तिष्क का, उनके ज्ञान का, उनके जोश का उपयोग करके हम किसानों को कैसा फायदा उठा सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे ये स्किल इंडिया में उनका उपयोग हो, उनको रोजगार मिलेगा। उसके बाद जो है हमारे इधर कौशल भारत में उनको रोजगार मिल सकता है। और हमारे पास कितना आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए युवाओं को आप मौका दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर सही तरीके से चैनलाइज किया जाएगा तो इस चीज को कन्वर्ट किया जा सकता है एक बहुत बड़ी क्रांति में, और डिजिटल क्रांति भी हो सकती है इससे। डेटा, क्रॉप, वेदर और सॉइल, मतलब डेटा एनालिसिस, क्रॉप एनालिसिस, सॉइल एनालिसिस। अगर हमारे बच्चों को हम हमारी एजुकेशन पॉलिसी में अगर हम ये चीज पढ़ाएं ना, उनको उनके एनालिसिस करने के लिए पूरे को पूरा कोर्स किया जाए। आप खुद सोचिए, मुझे बड़ा दुख लगता है कि लोग कहते हैं कि मतलब किसान के बच्चे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है।
क्यों नहीं किसान के बच्चे को इतना अभिमान दिया जाता है कि किसान के परिवार का लड़का ये बोले कि मुझे किसान ही बनना है, भाई मैं किसान हूं, मुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने खेत से अपनी इज्जत भी कमा सकता हूं, अपनी रोजी रोटी भी कमा सकता हूं। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि हमें स्कूल कॉलेजेस में इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सिर्फ एग्रीकल्चर कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें टेक्नोलॉजी ऐड करना चाहिए। एनालिसिस, आपको पता है दुनिया के हाईएस्ट पेड लोग हैं जिन्हें हम डेटा एनालिस्ट कहते हैं, जिन्हें हम ये एनालिसिस करते हैं, जो जमीन के अंदर असेसमेंट करते हैं या किसी भी चीज का असेसमेंट करते हैं। हम यूथ को वो मौका देते हैं। स्कूल से ही अगर आप डाल देंगे, एजुकेशन पॉलिसी में अगर ये चीज डाली जाएगी, उनके लिए रोजगार भी बन जाएगा। और किसान के बच्चे को अगर अपनी ही फील्ड का, अपने ही घर का, अपनी ही माटी का, अपनी ही जमीन का अगर एनालिसिस करके और वो अगर अपनी सम्मान से रोजी रोटी कमा सकता है तो क्यों बाहर जाएगा? आप सोचिए कितना पलायन हम रोक सकते हैं। तो यही है, ध्यान रखिएगा साहब, घर छोड़ना किसी को पसंद नहीं है। वो तो मजबूरी होती है कि लोगों को, किसानों के बच्चों को शहर छोड़कर, मतलब अपने गांव छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, किसी को पसंद नहीं है। तो कोशिश करें कि हम इकट्ठा करके इन बच्चों को ये मौका दें और इस टाइप के हम साइंटिस्ट और इस टाइप के हम एनालिस्ट अपने सिस्टम में स्कूल से ही तैयार करना शुरू कर दें। यहां जो डर है, डर को मिटाने के लिए एक बहुत सिंपल मेरी तरफ से जो सॉल्यूशन जो मैं समझ पाया वो ये है कि क्यों नहीं एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसमें एक बड़े स्ट्रिक्ट लॉ का मेंशन होना चाहिए कि अगर आपने किसान के हक की कमाई मारी, यदि आपने किसान जो इतनी मेहनत करके, जो अपना खून पसीना देकर आपके लिए, जो बनी बात है कंपनीज के लिए काम करेगा, तो जो उसने फसल उगाई, जो उसने प्रोडक्ट उगाया, अगर उसकी सही कीमत सही वक्त पर नहीं मिलती है, कोई चीटिंग होती है, कोई बहुत बड़ा मैनिपुलेशन करते हैं कॉर्पोरेट हाउसेस, तो उनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। ये कानून में क्लियर, कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर मेंशन होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई ऐसी कंपनी, कॉर्पोरेट हाउस है या कोई बहुत बड़ी एजेंसी है जो किसानों के एफपीओ के साथ अगर, और या इंडिविजुअल किसान के साथ कोई दगा करती है, बहुत बड़ा ऐसा कुछ होता है कि इस कारण से उसको आत्महत्या करना पड़े, तो ऐसी कंपनी के हर सदस्य पर, डायरेक्टर्स पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अगर वो इसके लिए राजी है तो कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत आसान हो जाएगा, और नहीं है तो मतलब समझ जाइए कि इनकी नियत साफ नहीं है। बहुत सिंपल सा है, बहुत सीधा सा है। तीनों नए एक्ट में अगर किसानों के साथ कुछ भी गलत होता है, आपको अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करना पड़ेगी, क्योंकि दुनिया की जितनी भी चीजें फेल हुई है ना, वो सिर्फ एक कारण से हुई है, और वो ये था कि जिम्मेदार कौन था। हमारे इधर जिम्मेदारी से बचने के बड़े रास्ते, जिसको बोलते हैं ना जुगाड़ लगा लेते हैं, बच जाते हैं। नहीं, यहां नहीं होना चाहिए। किसानों के खिलाफ अगर इन एक्ट्स के कारण अगर किसी ने भी कुछ गलती की है, मतलब अगर किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होता है, उनके साथ धोखा होता है, अकाउंटेबल कौन होगा? ये अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन हो जाए कि इसकी जिम्मेदारी इस आदमी की होगी और इसको पनिशमेंट किया जाएगा कानून के अंतर्गत, अगर इतना सा हो जाएगा ना, वैसे ही आदमी सीधी लाइन में चलने लगता है। तो यह जरूरी है, अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करना पड़ेगी। देखिए, मैंने तीनों बिल्स, तीनों एक्ट्स का पूरा जितना एक्ट्स में क्या लिखा हुआ है, किसान किस बात का मुद्दा बनाए हैं, किस बात पर मांग कर रहे हैं, क्या उनके सवाल हैं, वो आपको बता दिए। इसके बाद सरकार क्या कह रही है, सरकार ने अपने क्या क्या सॉल्यूशन दिए हैं, अपनी तरफ से क्या पक्ष रखा है वो बता दिया। मैं क्या सोचता हूं और इसका सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। देखिए, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। आज महामारी में अगर इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं तो उनकी सुरक्षा पर भी बात आती है, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे सवाल हैं, आप किसी के बहकावे में मत आइएगा। देखिए, बहुत सरल सा तरीका है, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता है कि आप अपनी फसल किसको बेचें। ठीक है, किसान के तौर पर मेरी अपील है, मेरी जो समझ है, जो मैं ये बताना चाहता हूं, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता है। दूसरा, आप मेहनत करके अपना पसीना बहा के कमाने वाले आदमी हैं, कुछ नहीं भी होगा तो आप कमा लेंगे। लेकिन यहां पर हम सबको मिलकर, स्पेशली युवाओं को मिलकर, हम सबको एक साथ मिलकर जिम्मेदारियां लेना पड़ेगी। और हमें रिसर्च जरूर करिए। जो बच्चे हैं आपके, जो आप लोग हो ना, यूथ हो, आप अपनी रिसर्च करिए। और इतना एमएसपी का, सरकार से मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर एमएसपी पर इतना बड़ा मुद्दा है, हाँ ये गलती तो हुई है ना, क्योंकि जमीनी स्तर पे आपने इसको नीचे से ऊपर नहीं ले गए, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो जमीनी स्तर पर जो जो प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो जो डाउट्स हैं, उसको क्लियर कीजिए। अगर एमएसपी का इतना बड़ा इशू है तो 4 लाइन डाल के इसको खत्म कर दीजिए, सीधे कानून में ये चीज आ जाए। और अगर वो नहीं कर सकते हैं तो स्ट्रिक्ट लॉ इतना तो हो कि कंपनी वाला किसान के साथ फ्रॉड ना कर सके, और यदि करता है तो उस पर, पूरी कंपनी पर, पूरे डायरेक्टर्स पर मुकदमा चलना चाहिए। और राष्ट्रद्रोह से कम कुछ भी नहीं, और कठिन से कठिन, बड़ी से बड़ी प्रताड़ित वाली सजा जब तक नहीं देंगे तब तक लोग सुधरेंगे नहीं। क्योंकि किसान के साथ, अगर आप सोचिए अन्नदाता के साथ अगर धोखा होगा तो कहीं ना कहीं हम आप सब जिम्मेदार होंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा, अपनी खुद की पढ़ाई कीजिए, मेरी भी बातें मत मानिए। आप जो मैंने बातें रखी हैं आप उस पर सोचिए, गौर कीजिए, आप अपना निर्णय लीजिए, अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए। अपने माता पिता जी का तजुर्बा जो है, जो उनको इस चीज के बारे में पता है,
उनसे पूछिए, बुजुर्गों के साथ बैठिए, ज्ञान लीजिए और अपना निर्णय लेके मुझे लगता है हम सबको मिलकर अपने इस हिंदुस्तान, अपने भारत को बेहतर बनाना है। और जो भी लोग अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ अगर कानून हो सके तो बहुत अच्छी बात है यार। आइए मिलकर कोशिश करते हैं। बहुत लंबा ये रहा, बहुत मैंने जितना मुझे जो कोशिश हुई मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए। मर्जी आपकी है, अपनी बुद्धि का उपयोग करिए, अपने ताकत पर भरोसा रखिए। और यार किसान का तो वही है ना कि जमीन में सोचिए यार, सोना उगाता है, वो पुरानी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी पगड़ी संभाल। जब मैं कहता हूं ना पगड़ी, मतलब अपना ज्ञान संभालो, किसी के बहकावे में नहीं आओ। तो वो 4 लाइनें आपको अगर रिलेट कर पाए तो ये है कि मिट्टी के संग मिट्टी होकर बीज बिछाने वाले, अपने खेतों में सोने की फसल उगाने वाले, अरे फसल पकी तो आ गए तो जिसे छीन के खाने वाले। पगड़ी धरती तेरी मां है और तू धरती दा लाल होए, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। अपनी पगड़ी, आपकी इज्जत, आपकी वो खेती, उसको संभालिए और कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता है। बुद्धि का उपयोग करिए, अपने निर्णय पर अडिग रहिए। और सरकार से ये है कि यार जल्दी से जल्दी जो मांगे हैं उनको पूरी करके जल्दी से जल्दी हमारे देश को बेहतर बनाने में सब इकट्ठा बनकर और बेहतर बनाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। भैया बहुत बहुत धन्यवाद यार दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हो भैया। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।